चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे पीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले 3 4 5 सालों में पेपर में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार भिन्न है? दूसरा है, हाउस होल्ड और सरकार के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को मापने के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद से भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने के लिए क्या समायोजन आवश्यक है? निम्नलिखित कारणों की चर्चा करें। भूमिगत अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद, अपस्फीति कारक। क्वेश्चन नंबर 3, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की कुल आय 150 मिलियन है तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 66.67% है। इस अर्थव्यवस्था को कुल आय में 100% वृद्धि हो तो समग्र उपयोग के मुख्य निर्धारक क्या हैं? वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अर्थव्यवस्था के बारे में आपको निम्न सूचनाएं दी गई हैं, जो भी आंकड़े दिए हुए हैं इसके आधार पर बताना है कि संतुलन में बचत का स्तर क्या है। यदि किसी कारण से उत्पादन रुपये 800 करोड़ के स्तर पर था तो अनियोजित इन्वेंट्री संचय का स्तर क्या होगा? बचत का विरोधाभास क्या है? क्या बचत का विरोधाभास हमेशा होता है? क्वेश्चन नंबर 5, स्पष्ट करें कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि क्यों होती है जब करों और सरकारी खरीद दोनों में समान मात्रा में वृद्धि होती है। दूसरा है, बाजार ब्याज दर और ब्रांड मूल्यों के बीच संबंध की व्याख्या करें। 6 है, साबित करें कि खुली अर्थव्यवस्था गुणक बचत के लिए सीमांत प्रवृत्ति यानी एमपीएस और आयात के लिए सीमांत प्रवृत्ति के योग का पारस्परिक है। स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख का सृजन अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर गुणक प्रभाव डाल सकता है। 7 है, व्यापक आर्थिक नीति निर्माताओं के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? दूसरा, 2 सेक्टर मॉडल के सरकारी क्षेत्रों को जोड़ने से मॉडल की संरचना और वृत्ताकार प्रवाह में कैसे बदलाव आता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय आय के आकलन की आय विधि की व्याख्या कीजिए। दूसरा, मान लीजिए कि 2005 के दौरान जापान में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.3% की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान जापान में खुदरा बिक्री वास्तविक वस्तुओं में 1.8% गिर गई। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि पर उपभोक्ता के लिए खुदरा बिक्री में गिरावट के संभावित कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, आंकड़े दिए हुए हैं। मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था के लिए व्यवहार समीकरण और पहचान नियमानुसार दी गई है। इस पर हमें बताना है कि संतुलन पर राष्ट्रीय आय का पता लगाएं और आयातों का संतुलन मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुछ डाटा आपको दिया हुआ है, इसके आधार पर बताना है कि बचत के लिए वांछित आय अर्थव्यवस्था की वास्तविक बचत में गिरावट ला सकती है। इस कथन को ग्राफ की सहायता से स्पष्ट करें। इसका हमें ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि शेष बजट गुणक सदैव एकता के बराबर होता है। दूसरा, निवेश गुणक का आकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी के आकार के साथ सीधे बदलता रहता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्वेश्चन 11 है, मुद्रा की मांग को परिभाषित कीजिए। पैसा रखने के क्या मकसद हैं? मुद्रा आपूर्ति में कमी मुद्रा बाजार में ब्याज दर को कैसे प्रभावित करती है? इसकी कार्यविधि की व्याख्या करें। 12वां है, मुद्रा गुणक की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कैसे नियंत्रित करता है? 13 है, राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन विधि को समझाइए। इसकी गणना में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? 14 है, अंतर बताना है इनके बीच में। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मौजूदा कीमत पर राष्ट्रीय आय और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय।
एक अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित आंकड़ों से होती है। ये कुछ डाटा दिया हुआ है जिसके ऊपर हमें गणना करनी है कि आय और खपत का संतुलन स्तर क्या है और गुणक का मूल्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक निवेश गुणक क्या है? आरेखों की सहायता से गुणक की प्रक्रिया को समझाइए। 16 है, दो सेक्टर केनेसियन मॉडल के आय के संतुलन स्तर के निर्धारण की व्याख्या करें। क्या यह संतुलन हमेशा उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर पर होता है? क्वेश्चन 17 है, फिशर के धन की मात्रा के सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा करें। दूसरा, मुद्रा की मांग की व्याख्या कीजिए। 18 है, बहु बैंकिंग प्रणाली में वाणिज्य बैंक किस प्रकार ऋण का सर्जन करते हैं? क्रेडिट निर्माण की सीमाएं क्या हैं? 19 है, मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सेंट्रल बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरणों की चर्चा करें। 20 है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संतुलित बजट गुणक, चार क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, पैसे की सट्टा मांग। 21 है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय के आकलन में विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन करें। 22 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है? उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारकों को संक्षेप में समझाइए। यदि C = 100 करोड़ प्लस 0.6y लिखना। संबंधित बचत समारोह बचत के मूल्य की गणना करें जब y = 800 करोड़ हो। क्वेश्चन नंबर 23, उपयुक्त आरेखों का उपयोग करते हुए एक खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर के निर्धारण की व्याख्या करें। दूसरा है, निम्नलिखित आंकड़ों से आय और उपभोग के संतुलन स्तर की गणना कीजिए। जो आंकड़े दिए हुए हैं उससे आय और उपभोग के संतुलन स्तर की हमें गणना करनी है। 24 है, निवेश गुणक की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है? गुणक प्रक्रिया में विभिन्न रिसावों को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व की विवेचना कीजिए। मुद्रा धारण करने की सट्टा मांग की व्याख्या कीजिए। 26 है, वाणिज्य बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्या वाणिज्य बैंक असीमित मात्रा में ऋण बना सकते हैं? 27 है, राजकोषीय और मौद्रिक नीति के बीच भेद। सेंट्रल बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली मौद्रिक नीति के उपकरणों की संक्षेप में चर्चा करें। किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पैसे का मात्रा सिद्धांत, शुद्ध निर्यात समारोह, आर्थिक कल्याण के संकेतक के रूप में राष्ट्रीय आय। तो ये थे कुछ थर्ड सेमेस्टर BA प्रोग्राम के इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि पिछले 2-3 सालों से लगातार आए हुए हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। डाटा इनका चेंज हो सकता है क्वेश्चंस का, बट क्वेश्चंस लगभग ये वापसी आते रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।